इसी वीडियो के भाग 1 में हमने जुए यानी गैम्बलिंग को डिफाइन किया था। उसी डेफिनेशन के मुताबिक एक सवाल भी अधूरा छोड़ा था कि क्या यह हो सकता है कि जुए घर यानी कैसीनो में खेला जाने वाला जुआ घर के मालिक यानी कैसीनो के मालिक के लिए व्यवसाय या बिजनेस साबित हो, और क्या यह हो सकता है कि शेयर बाजार निवेश मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार व्यापार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कभी जुआ साबित हो। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इस परिभाषा के मुताबिक हमारी जिंदगी का सामान्य काम या कोई जोखिम लेना भी जुआ हो सकता है, और जुआ घर यानी कैसीनो के मालिक के लिए यह एक व्यवसाय या उद्योग भी हो सकता है। जुए के खेल में वो कौन है जो ज्यादातर पैसा हारता है, और वो कौन है कि लगातार पैसा बनाता है या कमाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो जुआरी होता है जो ज्यादातर पैसे हारता है, और वो कसीनो का मालिक होता है जो सुरक्षित रहते हुए, शाश्वत रहते हुए लगातार पैसा बना रहा होता है। तो क्या वजह है कि कसीनो हमेशा पैसा बनाता रहता है और जुआरी हमेशा पैसा हारता रहता है? दरअसल कसीनो में सारे खेल इस तरह से बनाए गए होते हैं कि आखिर में स्टैटिस्टिकल एज, याद रखिएगा ये शब्द, स्टैटिस्टिकल एज कसीनो मालिक के पक्ष में रहे। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम यह अमेरिकन रोलेट का मॉडल समझते हैं। इस रोलेट चक्र पर कुल 38 पॉकेट्स होते हैं। 38 में से 36 पॉकेट के बाहरी हिस्से में 1 से लेकर 36 अंक दले होते हैं। इनमें 18 पॉकेट लाल और 18 पॉकेट काले रंग के होते हैं। इसमें दांव खेलने के लिए 4 पर्याय होते हैं। सिर्फ एक ही नंबर पर दांव खेले। 2, नंबर्स की एक रेंज पर दांव खेले, जैसे कि मान लो 1 से 12। विषम या सम नंबर पर दांव खेले, जैसे कि 1, 3, 5 या 2, 4, 6, इस तरह से। लाल या काले रंग पर दांव खेले। फिर इस चक्र को क्रोपियर द्वारा घुमा दिया जाता है, और जब ये चक्र रुकता है तब बॉल किसी एक पॉकेट में स्थिर हो जाता है। जहां बॉल स्थिर होता है उस पॉकेट के नंबर पर दांव लगाने वाला विजयी होता है। अब यहां सिर्फ एक ही दांव को समझते हैं, लाल या काले पॉकेट पर दांव खेलना। अब क्योंकि यहां 18 लाल पॉकेट है और 18 काले पॉकेट है, और दांव खेला गया है लाल रंग पर, तो जुआरी की जीतने की संभावना कितनी है और कसीनो की जीतने की संभावना कितनी है? क्या 50% संभावना जुआरी की जीत की है और 50% कैसीनो की जीत की? जी नहीं। यहां रहस्य है उन 2 हरे पॉकेट्स में जिन पर 0 और 2 शून्य लिखा है, जहां पर आप दांव नहीं लगा सकते हो। अब जुआरी की जीत की संभावना देखिए, 47.38%, और कैसीनो की पैसा बनाने की संभावना 52.63%। सवाल यह है कि कितनी प्रतिशत ज्यादा संभावना है कसीनो की पैसा बनाने की? जवाब है 5.25%। तो यही 5.25% यहां कहलाता है स्टैटिस्टिकल एज, जो कसीनो को हमेशा पैसा कमाने में मदद करता है। यहां पर सारा गणित टर्नओवर यानी व्यापार की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। यदि 100 रुपये का टर्नओवर हुआ तो 5.25 रुपया कसीनो कमाएगा। ठीक इसी तरह से 1000 रुपये का टर्नओवर हुआ तो 52.5 रुपये, 10,000 का टर्नओवर होता है तो 525 रुपये, 1 लाख के टर्नओवर पर 5,250 रुपये, 10 लाख के टर्नओवर पर 52,500 रुपये, 1 करोड़ के टर्नओवर पर कसीनो 5,25,000 शाश्वत यानी गारंटीड और सुरक्षित रहकर कमाता है। स्टैटिस्टिकल एज, लॉजिकल एनालिसिस और बाकी जरूरी बातें पूरे करने पर वही चीज जो औरों के लिए जुआ है, कसीनो मालिक के लिए बिजनेस बन जाता है। ठीक इसके विपरीत स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो हकीकत में एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, गलत तरीका अपनाने से जुआ बन जाता है। जब बात स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे ट्रेडिंग, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग हो,
ट्रेडर को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप बिना सोचे समझे, बिना अभ्यास किए गलत स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जुआ खेल रहे हो। सही ट्रेडर को हमेशा कसिनो मालिक की तरह सोचना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में उसे क्या स्ट्रेटेजिकल एज मिल रही है। इसके अलावा उसके पास तार्किक यानी लॉजिकल स्ट्रेटेजी है भी या नहीं। मगर सवाल यह है कि ये स्ट्रेटेजिकल एज और सही स्ट्रेटेजी कैसे मालूम करें। इसके लिए ट्रेडर को अभ्यास करना होगा, मालूम करना होगा कि वो कौन से ट्रेड है जो उसे अच्छी स्ट्रेटेजिकल एज दे सकते हैं। पहले ये समझ ले कि स्टॉक मार्केट में स्टैटिस्टिकल एज है क्या। अब यहां जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह शेयर 105 रुपए के स्तर से नीचे की ओर आ रहा है और इसकी ऐतिहासिक कीमतें जानकारी दे रही है कि अभी भी इस शेयर में रुझाव ऊपर की ओर ही है। फिलहाल कुछ गिरावट से यह शेयर 100 रुपए की कीमत पर है और मान लो आप यहां पर यह शेयर खरीदते हो। अब मुमकिन है कि यहां से इस शेयर की कीमत में बढ़त भी आ सकती है और गिरावट भी। यहां आपके पास स्ट्रेटेजी है जिसमें 15 रुपए के मुनाफे के लिए आप 5 रुपए का जोखिम स्वीकार कर रहे हो। आपने यह ट्रेड प्लान इसलिए बनाया क्योंकि आपके अभ्यास से आपको इस शेयर में इस वक्त में अच्छी खासी स्टैटिस्टिकल एज दिखाई दी। आपने जो भी अभ्यास किया उसमें आपको यह समझ में आया कि ज्यादातर यानी 75% तर्क कीमत बढ़ने के पक्ष में है और कम यानी 50% तर्क कीमत घटने के पक्ष में है। तो अब 75 घटा 50 यानी इस ट्रेड में आपको 25% स्टैटिस्टिकल एज मिली है, जो कि कसिनो मालिक को मिल रही 5.25 से काफी ज्यादा है। यहां गौरतलब है कि यह बेहतरीन स्टैटिस्टिकल एज आप तब हासिल कर सकते हो जब आपका ज्ञान व अभ्यास परिपूर्ण हो और अनुभव परिपक्व हो। अभ्यास मतलब कुछ दिन या महीनों का नहीं। ऐसा भी नहीं कि 1-2 किताबें पढ़ लिया और वो काफी हो गया। इसके लिए बरसों का अभ्यास जरूरी होता है और यह भी जरूरी नहीं कि आपका अभ्यास बहुत ही गहरा हो, मगर कम से कम उस अपेक्षित सतह का तो हो जो जरूरी है। अभ्यास यहाँ जरूरी है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्रीय घटनाएं जो घट रही है उसका असर शेयर बाजार पर क्या होगा, कैसे होगा, इन सवालों का। इसके अलावा जोखिम नियंत्रण यानी रिस्क मैनेजमेंट का अभ्यास करना भी जरूरी है। विश्लेषण यानी एनालिसिस, जिसमें कि मूलभूत यानी फंडामेंटल एनालिसिस, और इसमें सेक्टर एनालिसिस समझना होगा, कंपनी एनालिसिस करना सीखना होगा, जिससे आपको यह समझ आए कि कौन से शेयर खरीदने हैं और कौन से शेयर बेचने हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का अभ्यास करना होगा, जो आपको इस सवाल का जवाब दे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। इसके अलावा एडवांस चैनलिंग पैटर्न, ज्ञान टेक्निक्स, एलियट वेव एनालिसिस आदि का इस्तेमाल कर अच्छी स्टैटिस्टिकल एज हासिल की जा सकती है। मास्टर स्तर के विषय जैसे कि नियो वेव एनालिसिस का पूर्ण अभ्यास से आप और भी अचूक एनालिसिस कर पाते हो और इससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टैटिस्टिकल एज प्राप्त होती है। इसके बाद आपकी साइकोलॉजी मतलब मानसिकता सबसे अहम रोल अदा करती है। आपकी मानसिकता एक ट्रेडर की हो, ना कि एक जुआरी या सट्टेबाज की। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक नौसिखिया शेयर मार्केट में आ जाता है और आते ही बजाय सीखने के और अभ्यास पर लक्ष्य केंद्रित करने के वो सीधे इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करने लगता है। उसे ना स्टैटिस्टिकल एज पता है, ना रिस्क मैनेजमेंट पता है, ना ही एनालिसिस पता है और ना ही जुआरी मानसिकता और व्यापारी मानसिकता का फर्क पता है। इसीलिए आते ही जुआरी मानसिकता के साथ ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ इस बात का ज्ञान हो कि नौसिखिए से लेकर शेयर मार्केट मास्टर होने तक आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका अनुभव आपके स्तर को बनाता है कि आप बिगिनर हो, कॉम्पिटेंट हो, प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो या फिर मास्टर हो। अगर आप शेयर मार्केट मास्टर हो या फिर एक्सपर्ट हो
या फिर कम से कम प्रोफिशिएंट हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में रुचि ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो या कॉम्पिटेंट हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग की लालच में ना गिरे। यहाँ मैं खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपके सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, अच्छा खासा अनुभव आने के बाद, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब करना उचित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह स्टॉक मार्केट में सीखने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ना कि पहला चरण। यह एक्सपर्ट का काम है, नौसिखिए का नहीं। फिर एक बार दोहरा दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्सपर्टीज लगती है, इसलिए यह नौसिखिए का काम नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पर समय की पाबंदी होती है, क्योंकि मार्केट का वक्त शुरू होने के बाद और ख़त्म होने के पहले आपको खरीदी और बिकवाली कर सौदा पूरा करना होता है। यही वजह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में समय कम होने का अतिरिक्त दबाव होता है और इसीलिए आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना होता है। अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया में एनालिसिस करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना, स्टैटिस्टिकल एज ढूंढना और स्ट्रेटेजी बनाने तक के सभी कार्य कम से कम वक्त में करने होते हैं। जाहिर है, वक्त कम होता है तो जल्दबाजी भी होगी, जल्दबाजी हुई तो गलतियां भी होंगी, गलतियां होंगी तो नाकामयाबी भी मिलेंगी, नाकामयाबी मिली तो नुकसान होगा और नुकसान हुआ तो फिर बदनाम शेयर बाजार को किया जाएगा कि शेयर बाजार जुआ है। आप चाहे जो भी हो, शेयर बाजार में अपनी ईगो, अहम को दूर रखें। स्वीकार करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग एक्सपर्ट का काम है, नौसिखिए का नहीं। सोचिए, क्या हो अगर एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को किसी दिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए और कहा जाए इस टेबल पर बेहोश मरीज की सर्जरी करो। अगर ऐसा किया गया तो नतीजा क्या होगा? मरीज का जानी नुकसान, क्योंकि एक नौसिखिया किसी एक्सपर्ट का काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो सर्जरी नहीं, जुआ है। तो इस सेशन के अंतिम शब्द यही है कि शेयर बाजार कभी भी जुआ या सट्टा नहीं है। यह सिर्फ ट्रेडर या इन्वेस्टर की मानसिकता है जो जुआ या सट्टा हो सकती है।